हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का जो मेरा वीडियो है ये एक स्कैम के ऊपर है, जो स्कैम आज की डेट में काफ़ी हो रहा है और इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ है एंड बट थैंकफुली मैं इसमें बच गया। मॉनेटरी मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि इस स्कैम के बारे में मैं आपको अवेयर कर सकूं। जो लोग ये स्कैम को करते हैं वो उनका क्या करने का पूरा तरीका है, इसके बारे में मैं आपको बता सकूं, ताकि अगर ये इस टाइप का स्कैम किसी और के साथ भी हो रहा हो, किसी और के पास भी ऐसा कोई कॉल आए, तो वो इस चीज़ को समझ जाए कि ये स्कैम कि ये फेक कॉल है और ये स्कैम हो रहा है उसके साथ, और वो इसमें आगे फंसने से बच जाए और उसका मॉनेटरी कोई लॉस ना हो। जब ये स्कैम मेरे साथ हुआ था, ये 18 अक्टूबर 2024 को हुआ था मेरे साथ। एंड उस टाइम पे स्कैम के बारे में कोई भी अवेयरनेस न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं थी। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई अलर्ट टाइप के आर्टिकल्स जो अब न्यूज़पेपर में आए दिन आते हैं वो नहीं आ रहे थे। और जिन लोगों के संग ये हुआ होगा पहले, उनके आर्टिकल्स भी नहीं आए थे, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एंड 18 अक्टूबर 2024 को सुबह अराउंड 11:30 मेरे पास एक कॉल आता है। एंड जो कॉलर होता है वो अपने आप को आरबीआई का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताता है। एंड ही सेज दैट इन माय नेम अ क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशूड, और उसमें कुछ अमाउंट ओवर ड्यू हो गया है जो मैंने पे नहीं करा है, जिसकी वजह से जो बैंक है उसने मेरे अगेंस्ट एफआईआर कराई है। अब एफआईआर कराई है हैदराबाद के किसी एरिया में, किसी पुलिस स्टेशन में। एंड जो बैंक है वो उसी एरिया में ही है। और उसने बैंक का नाम बताया मुझे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड उसने मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर भी बताया, अमाउंट ओवर ड्यू भी बताया एंड एफआईआर नंबर भी बताया। एंड उसने मेरे से मेरा नाम कंफर्म करा, तो मैंने मेरा नाम बताया। तो उसके बाद उसने ये कहा कि आपके अगेंस्ट ये एफआईआर हुई है, बैंक ने कराई है, एंड इसके लिए आपको हैदराबाद के इस एरिया में जाके पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। एंड आपको आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी पड़ेगी कि दिस कार्ड इज नॉट इशूड बाय मी, एंड ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करा के इस कार्ड को इशू करा गया है। एंड इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो मैंने नहीं करी, वो जो स्कैमर है वो उसने करी हैं, जिसने इलीगली या मिसयूज़ करा है मेरी इन्फॉर्मेशन का। तो अब जो भी मेरा उस दिन का मतलब एक रूटीन जो भी है मेरा, अब उसमें अचानक से मेरे को ये कॉलर है वो बोलता है हैदराबाद जाने को। एंड वो भी ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का टाइम देता है, वो कहता है एज सुन एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी जाओ उतना बेटर है, नहीं तो आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। और ये सब बातें वो बताता है मुझे, हल्का सा डराने की उसमें कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि राइट नाउ आई कैन नॉट लीव, और मैं अभी नहीं जा सकता, मेरी वर्क रिलेटेड कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं अचानक से अभी इन सब के बीच में तुरंत से नहीं जा सकता हूँ। तो फिर उसने क्या कहा कि मेरे को उसने फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ऑनलाइन भी अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो जब उसने ये बोला ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का भी ऑप्शन है, तो मैंने तुरंत उसके लिए मैं एग्री कर गया और मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दूंगा। एंड फिर मेरा ये जो केस है ये क्लोज हो जाएगा। तो मैंने कहा, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं आपको हैदराबाद पुलिस स्टेशन में कनेक्ट करवा रहा हूँ, और वहाँ से जो इंस्पेक्टर हैं वो आपसे बात करेंगे और आपकी स्टेटमेंट लेंगे। तो आई एग्रीड। फिर उन्होंने अच्छा, ये कॉल जो मुझे आई है आरबीआई के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से, ये नॉर्मल कॉल आई थी। तो उन्होंने इसी नॉर्मल कॉल पे मुझे आगे कनेक्ट करवाया हैदराबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से। अब उस इंस्पेक्टर ने भी मुझसे मेरा नाम, क्रेडिट कार्ड का नंबर, बैंक का नाम, ओवरड्यू अमाउंट कितना है, ये सब वापस से कंफर्म करा। मैंने उसको वो सब एफआईआर नंबर भी उसने मुझसे कंफर्म करा, मैंने वो सब उसको बता दिया सेम टू सेम जैसा कि आरबीआई वाले कॉलर ने मुझे बताया था। फिर उसने कहा कि आपको आपकी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अभी इस कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद तुरंत एक वीडियो कॉल आएगा, और उस वीडियो कॉल पे आपसे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी।
तो उसने मेरे को ये इंश्योर करने को कहा कि आप जहाँ पे हो वहाँ उस रूम में और कोई नहीं होना चाहिए। उस और अगर फ़िलहाल उस रूम में कोई नहीं है तो आगे आने वाले 3 से 4 घंटे उस रूम में कोई ना आए, इस टाइप की आप प्रोविज़न आप अपना बना लो। तो उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि ठीक है, मतलब ऐसे ही हो हो जाएगा कि मैं अकेला भी हूँ और आगे इस रूम में कोई आएगा भी नहीं, तो आई कैन गिव द स्टेटमेंट। तो उन्होंने नेक्स्ट जो मेरे को कहा कि अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगी और आपको व्हाट्सएप से कॉल आएगी। तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई एंड इमीडिएटली कुछ सेकंड्स के बाद ही मुझे व्हाट्सएप से एक वीडियो कॉल आया। अब वीडियो कॉल पे जो कॉलर था उसका जो मुझे जितना वीडियो दिख रहा था उसमें उसका आधा मुंह दिख रहा था, इतना उसका हाफ उसका फेस दिख रहा था। और जिस रूम में वो बैठा हुआ था वो रूम मतलब उसकी जो दीवारें थी वो वाइट थी एंड दीवारों पे कुछ पेंटिंग या कुछ चीज़ लगी हुई भी नहीं थी। एंड उसके बाद सामने एक टेबल दिख रही थी, वुडन टेबल, और उसके साइड में इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, सिर्फ इंडियन फ्लैग था और टेबल पे कोई भी फाइल पेपर कुछ भी नहीं था। तो और जो सामने वाला जो वो जो वीडियो में मुझे दिख रहा था पर्सन, उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, प्रॉपर पुलिस यूनिफॉर्म पहन के वो मुझसे बात कर रहा था और आधा मुंह उसका छुपा हुआ था। अब उसने भी मुझसे वही सब चीज़ें पूछी और उसने कहा कि सर आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हुआ है क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू अमाउंट का, एंड इसमें बैंक की आपकी एफआईआर हुई है, तो आपको उसमें स्टेटमेंट देने के लिए आपको वीडियो कॉल पे आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। एंड उसने मुझसे कई बार पूछा कि सर रूम में कोई आएगा तो नहीं, आप इंश्योर कर लो कि आप अकेले ही रहोगे और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। तो जब मैंने उसको ये एश्योरिटी दे दी कि मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं आएगा, आप मेरी स्टेटमेंट ले सकते हो, तो उसने कहा कि अब एक मेरे हायर ऑफिसर हैं, कोई उसने पोजीशन बताई थी पुलिस की, कोई हायर पोजीशन के ऑफिसर हैं, एंड अब मैं उनको कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एंड ही विल टेक योर स्टेटमेंट। अब वो वीडियो कॉल पे अगला बंदा आया पर वीडियो बंद हो गया, वीडियो क्लोज हो गया, मैं उसको वीडियो पे नहीं देख पा रहा था पर वो मुझको देख पा रहा था, और सामने से कॉलर की आवाज़ भी चेंज हो गई एंड उसने मुझे अपना नाम संजय मराठा बताया एंड अपनी पोजीशन जो बताई, शायद कुछ हायर पोजीशन बताई पुलिस में, हायर रैंक की कोई पोजीशन। एंड जब उसने मुझसे स्टेटमेंट उसने मुझसे बात करनी स्टार्ट करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मेरे से मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी, मैं क्या करता हूँ पूछा, और मैं मतलब जॉब करता हूँ तो उसका, और मैंने उनको ये सब चीज़ें क्योंकि वो एकदम पर्सनल चीज़ें पूछ रहा था, तो मैंने उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा नहीं बताया जो एग्जैक्टली है। तो मैंने जैसे उसने मुझसे जॉब की पूछा तो मैंने उसको कोई भी जॉब का बता दिया, उसने मुझसे सैलरी पूछी, सेविंग्स के बारे में पूछा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, मैंने सब इन्फॉर्मेशन उसको, करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सब उसको मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसने मेरे को मेरे बैंक अकाउंट्स के बारे में पूछा, तो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी उसको मैंने जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं मैंने बताया, और उसने फिर उसमें मेरे कितने बैलेंसेस हैं तो मैंने तो उसने मुझसे बैलेंसेस भी पूछे, मैंने बैलेंसेस जान पूछ के उसको ओरिजिनल नहीं बताया, मैंने उसको जान पूछ के उसको कम ही बताया। मैंने अराउंड 2500 का बैलेंस बताया उसको अकाउंट में, और मैंने कहा कि सिर्फ एक ही अकाउंट मेरा ऑपरेटिव है, बाकी सारे अकाउंट मेरे ऑपरेशनल नहीं है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई तो देन ही स्टार्टेड टू टेल मी द स्टोरी कि कैसे मेरा नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हुआ है। एंड उसने मुझे क्या स्टोरी बताई कि पुलिस की रेड पड़ी है, एक जो क्रिमिनल के नाम, उसने नाम बताया, नरेश गोयल नाम से उसने कोई मेरे को नाम बताया था, उनके घर पे रेड पड़ी है एंड उनके घर से आपके नाम का कार्ड, आपके नाम का डेबिट कार्ड मिला है पुलिस को, एंड उस वो डेबिट कार्ड मिला है, तो आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हो। एंड ये बहुत ही बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ है, बहुत ही बड़े अमाउंट का, अराउंड 538 करोड़ का उसने शायद मुझे अमाउंट बताया था। एंड उसने बोला कि टॉप बैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कई पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और आप भी इसमें इन्वॉल्व हुए हो, आप जैसे कई और लोग हैं जो वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब मेरे को पहला तो ये डाउट यही क्रिएट हुआ कि आरबीआई वाला कॉलर ने बोला था क्रेडिट कार्ड है मेरे नाम का, अब ये बंदा बोल रहा है कि डेबिट कार्ड है मेरे नाम का, और डेबिट कार्ड पे कोई ओवरड्यू अमाउंट तो होता नहीं है, डेबिट कार्ड पे तो जो हमारे अकाउंट में पैसा हो हम वही खर्च करते हैं। तो एक यहाँ पे मेरे को सस्पेशन हल्का सा क्रिएट हुआ, पर मैं उसकी बात आगे सुनता गया, क्योंकि वो एक सब कुछ एक बार को फर्स्ट टाइम हो रहा है हो रहा था मेरे साथ, तो मैं इससे अवेयर भी नहीं था ये क्या चीज़ है, एकदम अननोन था मैं।
तो मैं थोड़ा-सा पैनिक में भी था, मैं थोड़ा-सा डरा हुआ भी था। तो उन्होंने जब ये सब मेरे को बताया आपके नाम पे डेबिट कार्ड इशू हुआ है कैनारा बैंक का। अब जब उसने बैंक का नाम भी गलत बताया, क्योंकि आरबीआई वाला कॉलर बोल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, और इसने मेरे को बोला कैनारा बैंक का कार्ड है। तो उसने बोला कि आपका क्या, मुझसे पूछा आपका क्या हैदराबाद में इस ब्रांच में कैनरा बैंक जो है उसमें अकाउंट है? तो मैंने साफ साफ डिनाई करा, मैंने कहा मेरा कोई अकाउंट नहीं है कैनरा बैंक में, एंड मेरा, मैं कभी हैदराबाद गया ही नहीं हूँ, ना मेरा कैनरा बैंक में कभी मेरा अकाउंट मैंने खुलवाया है, ना हैदराबाद में, ना मैं अभी रहता हूँ गुड़गांव में, ना मैंने वहाँ कभी कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया। तो फिर वो मुझसे बार बार इसी बात को लेके फोर्स करता रहा, आपका अकाउंट नहीं है तो इसका प्रूफ दो, आपका अकाउंट नहीं है इसका प्रूफ दो। अब आप ही सोच के देखो, अगर किसी पर्सन का किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, इस चीज का वो क्या प्रूफ दे सकता है? अकाउंट होने के प्रूफ तो होते हैं, पर अकाउंट ना होने का प्रूफ कोई क्या देगा? सपोज अब कोई मुझसे कहे कि ताजमहल अगर आपका नहीं है, इसका आप प्रूफ दो। हाउ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि मैं, कोई चीज़ मेरी नहीं है, इसका मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ? तो वो मुझे बार बार इसी चीज़ को लेके फोर्स करे जा रहा, और उसकी वॉइस तेज होती गई, उसकी वॉइस में एंगर, मतलब वो गुस्से से मुझसे बात करने लगा, एंड हाइपर होने लगा। वो एक तरीके से डर का माहौल पूरी तरह बनाने लगा। फिर उसने मुझे ये चीज़ कह के डराया कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट है मेरे सामने, अभी मैं इसको साइन कर दूंगा ना और आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे भेज दूंगा, तो 2 घंटे के अंदर आप अरेस्ट हो जाओगे। तो आप सच सच बताओ मेरे को, कुछ मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब वो अरेस्ट वारंट की जब उसने बात करी, उसके बाद अच्छा, स्टार्टिंग में जब उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर रहा था, तो उसने मेरा नाम, फादर्स नेम एंड एज, मेरी ये उसने पूछी, तो मैंने व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई करके तीनों डिटेल दे दी थी। अब क्या है, जब उसने अरेस्ट वारंट की बात करी, तो उसने बोला कि मैं लोकल पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा तो तुम सच सच नहीं बताओगे। एंड मैं सच ही बता रहा था, तो आई सेड इट वेरी क्लियरली कि मेरा सर यही सच है, मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, और जिस या पर्सन का नाम ले रहे हो, नरेश गोयल, जो क्रिमिनल है, इस नाम के किसी बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, एंड ये ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड की जो आप बात कर रहे हो, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो बार बार मुझको अरेस्ट वारंट पे मैं साइन कर दूंगा और आपको अरेस्ट करने पुलिस आ जाएगी, ये सब कह के वो मुझे बार बार धमकाता रहा, वो बार बार डराता रहा। तो उसने मुझे को व्हाट्सएप पे एक अरेस्ट वारंट की फ़ोटो भी भेजी। अब वो अरेस्ट वारंट देखने में तो जैसा ऑफिशियल डिपार्टमेंट का नाम, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम और लोगो के साथ, एंड नीचे सिग्नेचर्स भी हो रहे थे किसी के, एंड पुलिस एंड स्टैम्प भी लगी हुई थी उसमें, एक रेड कलर की स्टैम्प लगी हुई थी, एक ब्लू कलर की स्टैम्प लगी हुई थी। तो वो देखने में वो ये सब चीज़ें, जो पहले वो पुलिस वाला रूम दिखाया, अब ये अरेस्ट वारंट दिखाया, ये सब इनके टैक्टिक्स होते हैं जिससे कि ये रियल हैं ऐसा पोर्ट्रे कर सके, पर ये सब कुछ फेक होता है। तो जो अरेस्ट वारंट पे मेरा नाम मैंने पढ़ा, फादर्स नेम पढ़ा, उसमें से मेरी एज पढ़ी, तो मैंने मनी मन ये सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन अभी तो मैंने इसको दी थी, और अभी कुछ ही देर में ये इन्फॉर्मेशन के साथ अरेस्ट वारंट भी मेरे पास आ गया बन के। तो मेरे को वो चीज़ कंप्लीटली जेन्युइन नहीं लग रही थी। फिर बात आगे बढ़ी और उसने कहा कि आपका केस ये सुप्रीम कोर्ट में है, एंड सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आपके अगेंस्ट आ गया तो आपके पूरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, एंड आप फिर पूरी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जब इस टाइप की उसने बातें करी, तो मैंने ये कहा कि सर सच्चाई जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसने कहा अगर आपको अरेस्ट से बचना है और आपको इस केस में आपको सुप्रीम कोर्ट मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन में आपको अगर बचना है, तो आपको अपनी बेल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। बेल के लिए कोई बॉन्ड जो होता है उसके लिए डिपॉजिट कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी। तो फिर मेरे दिमाग में एक डाउट और उठा कि अब ये पैसे की भी डिमांड हो रही है। तो मैंने पूछा सर कितने अमाउंट की सिक्योरिटी इसमें लगेगी? तो उन्होंने कहा कि 50,000 से 1 लाख के बीच में कोई कुछ अमाउंट होगा। ये अमाउंट कितना होगा एग्जैक्टली ये कंफर्म करके सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं या ऑफिशियल्स जो हैं वो कंफर्म करके अभी आपको मैं रिवर्ट कर दूंगा, इफ़ यू एग्री दैट यू विल ऑप्ट फॉर द बेल ऑप्शन। तो मैंने कहा सर अब
इस सिचुएशन में सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और उनको बचने का सिर्फ यही रास्ता नज़र आता है कि जो भी ये पैसा मांग रहा है पैसा दे के चीज़ को ख़त्म करवाओ, और जितना पैसा डिमांड कर रहा है बस पूछो, और दे सकते हो तो दे के ख़त्म करवाओ। तो मैंने भी उनसे अमाउंट पूछा। उन्होंने मेरे को बोला कि कंफर्म करके वो बताएंगे, पर रेंज बता दी मुझको। तो मैंने कहा सर आप कंफर्म करके बता दीजिए, आई एम रेडी टू टेक द ऑप्शन फॉर द बेल। तो उन्होंने मेरे को 10 से 12 मिनट वीडियो कॉल पे होल्ड करा के रखा, एंड 10 से 12 मिनट के बाद उन्होंने मेरे को उनकी आवाज़ आई, एंड ही सेड द अमाउंट विच इज़ कन्फर्म इज़ 50,000 रुपीज़। तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम या जुडिशियल सिस्टम का जो काम है वो इतना स्पीड से ये कैसे हो गया। जनरली हम इंडियंस को जो लगता है कि सरकारी काम का कोर्ट कचहरी के काम में टाइम लगता है, कोई सवाल पूछो तो उसका जवाब आने में या कोई फाइल आपको आगे बढ़ाने में। तो मेरे केस में ये इन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर ही कंफर्मेशन ले ली। तो मेरे को एक सस्पेशन मेरा यहाँ पे और मेरा क्रिएट हुआ। तो जब फिर मैंने कहा सर अब ये आपको जो पे करने के लिए किस मोड में मैं पे कर सकता हूँ, यूपीआई से या अकाउंट ट्रांसफर से। तो मैं इस टाइप की उनसे पूछने लगा। तो ही सेड आई विल गिव यू अकाउंट नंबर। वो अकाउंट नंबर जिस उसका जो अकाउंट होल्डर होगा ना, जो उसका नेम होगा वो ऑफिशियल नहीं होगा, या वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या सीबीआई का या सुप्रीम कोर्ट का इस टाइप का उसका अकाउंट नेम नहीं होगा। वो हमने किसी और पर्सन के नाम पे अकाउंट खुलवा रखा है, क्योंकि इसको साइबर अटैक से हमें अकाउंट को बचा के रखना है। मैं ये सोचने लगा कि किसी भी अकाउंट किसी भी नाम पे मुझे अकाउंट नंबर दे देगा और ये समझने को कहेगा कि ये ऑफिशियल अकाउंट है सीबीआई का या सुप्रीम कोर्ट का या पुलिस का, जो भी है। तो इस पे कोई कैसे कर लेगा, मतलब ये चीज़ तो साफ साफ फेक नज़र आ रही है। तो मैंने उसको ये बोला, तो आई सेड कि सर अगर वो अकाउंट कोई ऑफिशियल नहीं होगा तो हाउ कैन आई ट्रस्ट कि ये जेन्युइन ऑफिशियल अकाउंट ही है जिसमें जो आपने मुझे दिया है। तो फिर वो अगेन मेरे को धमकाने लगा कि आपको इस चीज़ में पढ़ना है, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन की चिंता नहीं है, और आपको जेल हो जाएगी और आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा और आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आप जो अकाउंट देंगे इसमें जमा करा दूंगा पैसे। देन ही आस्क्ड मी फॉर माय बैलेंस, माय अकाउंट बैलेंस। तो जो मैंने स्टार्टिंग में उनको 2,500 रुपये बताया था, तो उन्होंने कहा जब आप तो आप पैसे आप रेडी हो देने के लिए, तो आप कब तक दे पाओगे। तो मैंने कहा सर अभी मेरे पास पैसे तो इसमें इतने नहीं है, बट मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। एंड और उस दिन 18 अक्टूबर को सैटरडे था। तो सैटरडे, हाँ मेरे ख्याल से सैटरडे ही था। तो आई सेड कि सर सैटरडे एंड संडे 2 दिन बैंकिंग क्लोज रहेगी, तो मैं मंडे को अपने अकाउंट में अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अमाउंट अभी मैं अरेंज कर लूँगा और मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा मंडे तक। तो ही सेड कि नहीं, आज ही करना पड़ेगा, आप आफ्टरनून तक कर दो, नहीं तो आई विल साइन द अरेस्ट वारंट और आपको पुलिस आके अरेस्ट कर जाएगी। तो उसने मुझे पे खूब प्रेशर बनाया उस टाइम कि एज सुन एज पॉसिबल वो चीज़ मुझे करनी है, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो मैंने उनको फिर ये बोला कि ठीक है सर, आई ट्राई एंड अरेंज, मतलब मैं अपने फ्रेंड से अपने फैमिली में पूछ के देखता हूँ, एंड आई अरेंज। अब हल्का हल्का मुझे शक हो गया था ये कोई फेक गेम चल रहा है, ठीक है। अब उस फेक गेम में अल्टीमेटली ये कहाँ तक जाता है, मैं वो देखना चाहता था कि ये हो तो सब नकली रहा है, पर मैं उसको चेक करना चाहता था। तो मैंने उनको ये बोला कि कुछ देर का मैंने टाइम लिया। फिर मैंने उनको वीडियो कॉल पे ही बोला कि सर ऐसा है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, एंड मेरी फैमिली में मदर ने वो अरेंजमेंट कर दिया है, बट उनके पास कैश में रुपीज़ हैं, उसको मुझे अकाउंट में एक बार डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन ओनली आई कैन शो यू द अकाउंट बैलेंस का स्क्रीनशॉट एंड ट्रांसफर यू द अमाउंट। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अब आपको घर जाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने कहा हाँ सर, घर तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे टाइम पूछा, कितना टाइम लगेगा ये सब। तो मैंने कहा सर पहले घर जाऊँगा, फिर बैंक जाऊँगा पैसे लेके जमा कराऊँगा बैंक में, एंड देन ये सब होते होते सर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो ही अलाउड मी कि आप घर जाओ एंड ये काम करो। एंड ये जो वीडियो कॉल हो रही थी, मैं ये थ्रू अ ईयरफोन ले रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने वो अब अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन मैंने अपनी पॉकेट में डाला और मैं घर के लिए निकल गया। अब जब मैं घर के लिए निकल गया, फ़ोन पॉकेट में पड़ा है, उसको मेरे वीडियो में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है और उसको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है।
तो फ़ोन पॉकेट में रहा। अब मैं फटाफट घर पहुंचा अपने। घर में मैंने उस फ़ोन को टेबल पे उल्टा करके रख दिया, ठीक है, ताकि उसको वीडियो मेरा ना दिखे, एंड उसके हिसाब से मैं अभी भी रास्ते में हूँ घर जाने के। तो मैंने फ़ोन उल्टा करके रख दिया। एंड मैंने क्या करा, मैंने घर में अपनी वाइफ के मोबाइल को लेके उसके मोबाइल से अपने सीए को थोड़ा सा दूर जाके दूसरे रूम में जाके कॉल लगाई, ठीक है, और अपनी वाइफ को ये बोला कि कि मेरे फ़ोन के पास रहना, एंड फ़ोन को उल्टा ही रहने देना। अगर कोई आवाज़ आती है तो ईयरफोन लगा के रखना, एंड कोई आवाज़ आए तो मुझे बताना। एंड इन द मीन टाइम मैं दूसरे रूम में अपने सीए को मैंने फ़ोन करा, और मैंने अपने सीए को ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने बताया। एंड सीए स्ट्रेट अवे टोल्ड मी दैट इट इज़ अ फेक कॉल एंड इट्स अ फ्रॉड, सो काइंडली डू नॉट डू एनीथिंग, डू नॉट डिस्क्लोज हिम एनीथिंग, और डू नॉट ट्रांसफर एनी मनी। तो मेरा जो डाउट था, जो मुझे ऑलरेडी लग रहा था ये फेक है और ये फ्रॉड है, वो कंफर्म हो चुका पूरी तरह जब मैंने सीए से बात कर ली। फिर मैं वापस आया, मैंने अब वही वीडियो कॉल जो स्कैमर की वीडियो कॉल थी उस पर मैंने वापस से कनेक्ट करा, और मैंने बोला कि ऐसे सर मेरे को फंड्स का अरेंजमेंट हो गया है, बट ये फंड्स ना मैं सर आपको जो ट्रांसफ़र करूँगा ना, ये आप लोकल पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस ऑफिसर से पहले आपकी बात करा के फिर आपको ट्रांसफ़र करूँगा। मतलब क्योंकि आप भी पुलिस वाले हो एंड वो भी पुलिस वाला है, एंड आप दोनों एक तरीके से मतलब किसी फ्रॉड को सॉल्व करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। तो मैं उनके सामने करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे आपको देख नहीं सकता, और मैं आप कितने जेन्युइन हो ये चीज़ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से। तो ही स्ट्रेट अवे टोल्ड मी कि नहीं, आपको ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और कॉन्फिडेंशियल मैटर है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं कर देता ये बात के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना। अब मैं श्योर शॉट हो गया कि मुझसे तुम पैसे मांग रहे हो, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो इस बारे में भी तुम मुझे किसी को बताने से मना कर रहे हो। तो ये 100% कंफर्म्ड है कि ये फ्रॉड है। तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि सर मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आपको मेरा अरेस्ट वारंट अगर साइन करके लोकल पुलिस स्टेशन पे भेजना है तो मैं लोकल पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, एंड मैं वीडियो कॉल पे उसकी आपसे बात कराऊंगा वहाँ के पुलिस ऑफिसर से, एंड वंस ही एग्रीज देन आई विल गो टू द बैंक, डिपॉजिट द मनी एंड ट्रांसफर यू द फंड्स। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उसको भी समझ में आ गया कि मुझे पूरा गेम समझ में आ गया, एंड अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। तो मेरे को उसने और डराया धमकाया, चिल्ला चिल्ला के मुझसे बात करी, एंड देन ही डिस्कनेक्टेड द कॉल। सो जब उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर ली तो मैंने भी कुछ नहीं करा। फिर उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, उसका दोबारा मेरे को वीडियो कॉल आया, पर उसका वीडियो नहीं दिख रहा था, वो उसका ही ऑडियो सुनाई ही दे रहा था। तो एंड उस पे वो मुझसे कहता है कि अच्छा अभी आपने जो भी बोला वो तो चलो छोड़ो आप उन बातों को, अब बोलो आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। मतलब कि इतना कुछ मैंने उसको बोल दिया जिससे साफ नज़र आ रहा है कि मुझे साफ समझ में आ गया। देन ऑल्सो ही इज़ ट्राइंग एंड कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन कि भाई अब आगे क्या करना है कि किसी ना किसी तरीके से तुम मेरे को पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो दिस वॉज वॉट हैपेंड विद मी, एंड ये अब कई लोगों के साथ हो रहा है। न्यूज़पेपर में आए दिन कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं। अभी कल के ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है कि मुंबई में कोई 77 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनके साथ इस टाइप का स्कैम हुआ है, और उनको इस चीज़ में जो वीडियो कॉल पे रखा गया वो 77 आवर्स के लिए रखा गया। आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि एक फरीदाबाद में बैंक का कोई क्लर्क रहते थे, उनको ये स्कैमर का कॉल आया, एंड वो इस स्कैमर को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए फरीदाबाद से ही वेंट टू हिज होम टाउन इन बिहार टू डू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एंड जो मुंबई वाली जो लेडी थी जिनके साथ ये हुआ है उनका तो शायद 3 करोड़ 80 लाख का ट्रांसफ़र उन्होंने कर भी दिया। तो these type of scams are going on very frequently these days, and इसके लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो इन स्कैम से बचने के लिए। जैसे ही आपको कोई स्कैमर का कॉल आए और ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाएं कि एक तो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में मनी डिमांड कर रहा है, एंड वो मनी क्यों डिमांड कर रहा है ये बात आपको आगे किसी से बताने के लिए मना कर रहा है कुछ भी बहाना लगा के, तो आप समझ जाओ ये स्कैम ही है। और वो अपने आप को गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल बता रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बता रहा है, तो आप ये समझ जाओ ये स्कैम है, और आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दो।
और अगर उसने आप डर गए या आपको वो आगे बातें और कर रहा है तो आप उसको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करो। अपना पैन नंबर, आधार नंबर, अपना बैंक की डिटेल, अकाउंट डिटेल्स कुछ मत बताओ उसको। आप कहाँ जॉब करते हो, क्या सैलरी लेते हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो, सेविंग क्या करते हो, ये सब आप उसे कुछ मत बताओ। या बताना है तो कुछ लो करके बताओ या सब कुछ उसको फेक बताओ। सेकेंडली, आप अपनी बात पे कायम रहो। वो जो भी आप पे इम्पोज करना चाह रहा है, जो झूठ है, जिस डर में आपको फंसाना चाह रहा है, आप उस डर में मत फंसो, अपनी बात पे कायम रहो। मैं जानता हूँ जब ये हो रहा होता है, पैनिक और प्रेशर इतना सारा होता है कि ये चीज़ जब दिमाग काम नहीं करता है, पर दिमाग को उस टाइम पे अलर्ट करना है, आपको सरेंडर नहीं करना है। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो ये आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडली, जब कॉल आपकी कंप्लीट हो जाए और आप समझ जाओ ये स्कैम है और आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, आप उसके बाद अपनी सब बैंकिंग एप्लीकेशंस और अपनी यूपीआई एप्लीकेशंस के पिन नंबर एंड पासवर्ड को आप चेंज करो। उन सारी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल करो अपने फ़ोन से एंड दोबारा रीइंस्टॉल करो। इससे जो भी चांसेस होगा मे बी आपके अकाउंट डिटेल्स को एक्सेस करने का या आपके अमाउंट को एक्सेस करने का, वो ख़त्म हो जाएगा या बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि जब भी कॉल, वीडियो कॉल पे, जब भी आपका फ़ोन इतनी देर वीडियो कॉल पे रहा तो उस दौरान उसने आपके वीडियो फ़ोन की पूरी हैकिंग कर ली होगी या पूरी मैपिंग कर ली होगी। एंड उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो चांसेस को अवॉइड करने के लिए, आप इस सबके पासवर्ड और पिन नंबर इन एप्लीकेशंस के बदलो। जल्द से जल्द आप इसकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करो और उनको अपडेट करो कि ये स्कैम, इस टाइप का स्कैम आपके साथ हो गया है। जो अगर आपको सामने वाले की जो कॉलर है उसकी आइडेंटिटी चेक करनी है तो आप उसका आईडी प्रूफ मांगो, उसका आईडी नंबर मांगो एंड यू वेरीफाई योर सेल्फ कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। एंड ये सब तो प्रिकॉशंस तब है जब आप कॉल पे लंबा उसके संग आप एंगेज रहो। पर जैसे ये कॉल आए और जैसे ये दो कंडीशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होके कोई मनी की डिमांड कर रहा है, एंड वो मनी की डिमांड क्यों कर रहा है ये किसी और को बताने से आपको स्ट्रेट अवे रोक रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का बोल के या कॉन्फिडेंशियल है इस बात का बोल के, स्ट्रेट अवे आप समझ जाओ इट्स अ फेक कॉल एंड आप उस कॉल को आगे काट ही दो तो बेटर, तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो ये मेरा वीडियो इस स्कैम के ऊपर था जो मेरे साथ हुआ और ये आए दिन बहुत हो रहा है। आगे ये और पब्लिक के साथ ना हो, ये अवेयरनेस देने के लिए मेरा ये वीडियो था फ्रेंड्स। एंड आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अवेयर हों एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।